हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। इसके अलावा क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं वो भी देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा जिसको भी इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आप चाहो तो मुझे फेसबुक और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, अगर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स समझना है तो सबसे पहले आपको बेसिकली ये समझना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको एसेट्स और लायबिलिटी नहीं समझ में आएगा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा समझना मुश्किल होगा। तो पहले हम एसेट्स और लायबिलिटी को एक बार समझ लेते हैं। अब देखो, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी है और वो आपको कुछ कमाकर दे रही है। जैसे मान लो ये आपका घर है तो ये आपकी एसेट्स है, क्योंकि अगर आपने इसे मान लो रेंट पे दिया तो यहाँ से आपको रेंट मिलेगा यानी आपकी इनकम होगी। तो एक तरह से आपका ये हाउस आपकी एसेट है। इसी तरह मान लो आपकी कार है, ये भी एक एसेट है क्योंकि ये आपकी है। इसके अलावा मान लो अगर आपने इसे ओला उबर में लगा दिया तो वहाँ से भी आपको एक तरह से इनकम होगी। तो एक तरह से कह सकते हो कि कार भी आपकी एसेट्स है। यानी एसेट्स ऐसी चीज़ होती है जो आपको इनकम अर्न करके देती है। ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको एसेट समझाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लायबिलिटी की तो लायबिलिटी क्या होता है? तो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व यानी देनदारी। यानी और सिंपल बोलूँ तो जो आप पे कर्जा है, जो आप पे उधारी है, वही क्या है? आपकी लायबिलिटी है। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया तो क्या है? आपकी लायबिलिटी है, आप पे कर्जा है, क्योंकि वो लोन जो आपने बैंक से लिया है या आपने किसी दोस्त से लिया है आपको उसे वापस करना है। तो दोस्तों ये थी आपकी लायबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इसको और भी अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इन दोनों वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताया है और इन दोनों वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, हो सके तो मैं ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, वहाँ पर एक बार आप चेक कर लेना। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो मैं वीडियो के एंड में भी इन दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखो, अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। अब एक बार हम बैंक के नज़रिए से समझ लेते हैं कि उसके लिए एसेट्स क्या है और उसके लिए लायबिलिटी क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि बैंक के लिए एसेट्स क्या होती है और उसके लिए लायबिलिटी क्या होती है, तब तक आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो एक बार आप ये भी समझ लो। देखो, मान लो ये बैंक है। अब देखो, जो बैंक होता है उसके सिर्फ मेन दो फंक्शन होते हैं। एक होता है डिपॉजिट जमा करना, दूसरा बैंक का काम होता है कि लोन देना। अब देखो, जो पैसा हमने यानी पब्लिक ने बैंक को दिया है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी हम बैंक जाएंगे तो उसे वो पैसा हमें वापस करना होगा। तो ये पैसा बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और बदले में कभी कभार आपने देखा होगा कि बैंक हमें इसके बदले में इंटरेस्ट भी देता है ना। और इसी तरह मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया तो वो बैंक के लिए एसेट्स है, क्योंकि बदले में उसे इस एसेट से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि बैंक के लिए एसेट्स क्या है और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है। यानी बैंक के लिए एसेट है जो लोन उसने पब्लिक को दिया है, ठीक, और बैंक के लिए लायबिलिटी है जो हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक के लिए उसकी लायबिलिटी है। अब देखो, मान लो कि ना ये बैंक है और ये आप हो, ठीक है। अब आपको ज़रूरत थी पैसों की, यानी कि लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो आप गए बैंक के पास और बैंक से आपने क्या कर लिया? लोन ले लिया, यानी बैंक ने आपको लोन दे दिया। और जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि जो लोन होता है वो बैंक के लिए एसेट्स होता है और आपने ये लोन लिया है, यानी आपके लिए ये क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि आपके ऊपर ये कर्जा है, आपको ये पैसा बैंक को वापस करना है। अब देखो, जो लोन आपने लिया है उसके बदले में आप बैंक को क्या पे करोगे? ईएमआई पे करोगे, है ना, हर महीने किस्त भरोगे। अब देखो, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छे से समझा दूंगा, बस ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना। तो अब देखो,
आपको यहाँ से वीडियो बहुत अच्छे से सुननी है, ठीक है, मेरी एक एक बात को अच्छे से समझनी है, तब आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो पहले तो मैं ये मान लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि जो हर महीना है वो 30 दिन का है। वैसे हर महीना 30 दिन का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हर महीना 30 दिन का है, ठीक है। अब मान लो कि आपने ना जनवरी की किस्त भर दी थी, ठीक है, और फरवरी की किस्त भी आपने भर दी, इसी तरह आपने मार्च की भी किस्त भर दी और अप्रैल की भी ईएमआई बैंक को दे दी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बैंक है, बैंक के लिए जो ये एसेट्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि ये उसे कमा के दे रही है, हर महीने उसे किस्त उसकी मिल जा रही है, यानी बैंक के लिए एसेट्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब मान लो कि आपने ना मई की किस्त बैंक को नहीं भरी, इसी तरह आपने जून की भी ईएमआई पे नहीं करी बैंक को, और जुलाई की भी ईएमआई बैंक को पे नहीं करी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो बैंक है, बैंक की जो एसेट्स है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। तो अब आप देख सकते हो कि मई, जून और जुलाई तीनों को मिला के 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, और जैसे ही कोई भी एसेट्स जो 90 दिन से ज़्यादा हो गए उसे परफॉर्म किए हुए, तो बैंक उस एसेट्स को क्या मान लेता है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेता है। अब देखो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होगी कि जो ये 90 दिन का क्राइटेरिया है वो फार्मर्स पर यानी किसानों पर नहीं लगता, यानी उनके लिए 90 दिन का क्राइटेरिया नहीं है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। तो फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया बना रखा है? अब देखो मान लो जो फार्मर्स है ना, उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया है। अब ये क्या होता है? ऐसा लोन जो 1 साल के लिए लिया जाता है। अब देखो अगर मान लो किसान ने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया है, तो इस केस में एनपीए हम उस दिन से काउंट करेंगे जिस दिन उसने पहली बार किस्त देना छोड़ दिया था, वहाँ से लेके उसके अगले 2 क्रॉप सीजन अगर निकल जाते हैं और तब भी वो बैंक को पैसा नहीं दे पाता, तब बैंक मानेगी कि जो उसकी एसेट है वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है। और अगर मान लो किसान ने लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन लिया है, यानी कि ऐसा लोन जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया जाता है, तो इस केस में एनपीए हम उस दिन से काउंट करेंगे जिस दिन उसने पहली बार किस्त नहीं भरी थी, वहाँ से लेके अगला 1 क्रॉप सीजन अगर निकल जाता है और फिर भी किसान पेमेंट नहीं कर पाता है अपने लोन की, तब हम मानेंगे कि वो जो लोन है अब एनपीए हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी फार्मर ने अगर क्रॉप लोन लिया है तो उस केस में 90 डेज़ का एनपीए नहीं होता। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनेगा अगर जो ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू यानी बकाया, अगर बकाया आपका 90 दिनों से ज़्यादा हो गया है तब हम मान लेंगे कि वो एनपीए बन गया है। ठीक इसी तरह किसानों के केस में क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म वाली क्रॉप लोन है तो 2 क्रॉप सीजन देखेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन है तो 1 क्रॉप सीजन का हम वेट करेंगे। अगर ये भी पूरा हो जाता है और फिर भी किसान पेमेंट नहीं कर पा रहा लोन की, तो तब बैंक ये मान लेती है कि वो जो उसकी एसेट थी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है। तो ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ली है। अब देखो एनपीए को दोबारा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, उसी एग्जाम्पल को दोबारा कंटिन्यू करते हैं जो हमने अभी पीछे देखा था। आप जानते हो कि हमने भाई जनवरी की किस्त, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की तो पेमेंट कर दी थी, है ना, और बैंक के लिए ये एसेट्स अच्छे से परफॉर्म कर रही थी क्योंकि बैंक को उस एसेट से प्रॉपरली रिटर्न मिल रहे थे। अब देखो इसको टेक्निकल अगर मैं इसको नाम दूं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट जो बैंक के लिए परफॉर्म कर रही है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट। अब देखो इसी तरह भाई मई की किस्त, जून की और जुलाई की ये किस्त भरी नहीं थी, और क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो इसलिए हमने इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लिया था। लेकिन एक बात बताओ, क्या बैंक ये वेट करेगा कि जब 90 दिन हो जाएंगे तब मैं उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मानूंगा? तो इसका आंसर है नहीं, बैंक वेट नहीं करता कि उसकी वो एसेट एनपीए हो जाए। तो बैंक क्या करता है कि जो ये एसेट्स है जो परफॉर्म करना बंद कर रही हैं, इनको स्पेशल मेंशन अकाउंट में कैटेगराइज्ड कर देता है और इनकी 3 कैटेगरी बना देता है। पहली SMA 0, दूसरी SMA 1 और तीसरी SMA 2। अब ये क्या होता है? देखो SMA 0 में क्या होता है, जिसको 1 से लेकर 30 दिन हो गए हैं और उसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है तो उनको डाल देते हैं SMA 0 में। इसी तरह अगर मान लो कि 31 दिन से लेकर 60 दिन हो गए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं आई है, तब उसे हम डाल देते हैं
SMA कैटेगरी 1 में, और अगर 61 दिन से लेकिन 90 दिन हो गए हैं तो उसे हम डाल देते हैं SMA 2 में। तो बैंक ने उन एसेट्स को जो परफॉर्म करना बंद कर दिया है उन्हें इन कैटेगरी में डाल रखा है, और जैसे ही ये 90 दिन का भी आंकड़ा क्रॉस हो जाता है तब बैंक मानता है कि अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गई है। ठीक है, अब देखो एनपीए आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना जरूरी है कि एनपीए की भी कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। अब देखो एनपीए को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा डाउटफुल एसेट्स और तीसरा लॉस एसेट्स। अब ये क्या है कैटेगरी, एक बार ये भी देख लेते हैं। अब देखो मान लो कोई एसेट एनपीए बन गई है, यानी कि उसे 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उसका पैसा अभी तक हमारे पास नहीं आया, यानी बैंक के पास नहीं आया, तो वो एनपीए बन गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एनपीए बन गया तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया। अब देखो एक बार एनपीए बन गया और एनपीए बनने के बाद भी उसके अगले 12 महीने तक बैंक को पैसा रिसीव नहीं हो पा रहा है, वो पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तब उस एनपीए को हम मान लेते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और सब स्टैंडर्ड एसेट्स बनने के बाद उसके अगले 12 महीने तक भी बैंक को वो पैसा नहीं मिल पा रहा, तब बैंक मान लेती है कि वो एसेट अब डाउटफुल एसेट है, यानी अब उस एसेट पे हमें डाउट हो रहा है कि इससे कभी पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यानी अब चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये एसेट हमारी लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। अभी हुई नहीं है लेकिन कन्वर्ट हो सकती है, ये हमें डाउट हो गया है, यानी अब ये डाउटफुल एसेट बन चुकी है। तो जैसे ही फिर वो डाउटफुल एसेट बन गई तो फिर उसका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाता है, या तो वो आरबीआई करा सकती है या बैंक खुद करा सकते हैं आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग। और जैसे ही ऑडिट हो गया और मान लो फिर भी बैंक को लगता है कि अब ये पैसा तो कभी मिल ही नहीं सकता, ये पैसा अब इसकी कोई उम्मीद है ही नहीं, ऑडिट में भी सामने आ गया, तो तब उस डाउटफुल एसेट्स को लॉस एसेट मान लिया जाता है, यानी कि अब वो बैंक का लॉस हो गया। ये था आपका एनपीए से लेके लॉस एसेट बनने का सफ़र। तो इस तरह हम एनपीए को कैटेगराइज करते हैं, यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, डाउटफुल एसेट्स में और लॉस एसेट्स में। तो दोस्तों ये थी एनपीए की कैटेगरी। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इस पूरी स्टोरी को मैं एक बार अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। देखो मान लो बैंक ने लोन दिया कस्टमर को, ठीक है, और अगर वो जो लोन है यानी वो जो एसेट है बैंक की अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उससे हर महीने या रेगुलरली पैसे मिल रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स है। लेकिन अगर उससे पैसे आने बंद हो गए तब हम उसको एसएमए की कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी 1 से लेकर 30 दिन हो गए हैं और पैसा अभी तक नहीं आया, तब हम उसे एसएमए 0 की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर 31 दिन से लेकर 60 दिन हो गए हैं तब भी पैसा नहीं आया, तब हम उसे SMA 1 की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर 61 दिन से लेकर 90 दिन हो गए और तब भी पैसा नहीं आया, तब उसे हम SMA 2 की कैटेगरी में डाल देते हैं। और जैसे ही 90 दिन से ज़्यादा होंगे यानी 91 दिन 92 दिन होंगे, तब हम उसे मान लेते हैं कि अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। और फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। अगर जैसे ही एनपीए बनी वहाँ से लेके अगले 12 महीने तक भी हमें कोई भी पैसा रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो तब हम उसे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाने के बाद वहाँ से लेके अगले 12 महीने तक भी अगर हमें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो तब हम मान लेते हैं कि वो अब डाउटफुल एसेट बन चुकी है। और एक बार जब डाउटफुल एसेट हो जाती है तब बैंक उसे ऑडिट कराता है। अब वो ऑडिट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, और आरबीआई द्वारा भी उसका ऑडिट किया जा सकता है। और अगर ऑडिट में ये पता चल जाता है कि इससे कभी पैसे नहीं मिलेंगे, तो तब वो एसेट हमारी लॉस एसेट बन जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका एनपीए का टॉपिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।